हेलो नमस्ते प्यारे छात्र छात्राओं। ये वीडियो मैं उन छात्र छात्राओं के लिए बना रहा हूँ जो लॉकडाउन के कारण यानी कि लॉकडाउन लगने से पहले स्कूल बंद हो चुके हैं और अभी तक विद्यालय नहीं खुल पाए हैं, तो उनकी जो अध्ययन है रुके नहीं, यानी कि उनका अध्ययन क्रमिक रूप से चलते रहे। तो उनके लिए मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनके माध्यम से छात्र छात्राएं अपना जो अध्ययन है वो नियमित रूप से कर सके, साथ में ही अपनी तैयारी है वो भी नियमित रूप से कर सके। तो आज हम अध्ययन के साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। नंबर 1 अध्याय लेते हैं सामाजिक विज्ञान का। आपको बता दूं मैं कि मैं पिछले 7-8 साल से सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं में पढ़ा रहा हूं और 10वीं में पढ़ाते हुए पिछले 7 सालों में मेरा जो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का रिजल्ट है वो बड़े ही शान से, बड़े ही गर्व से कह सकता हूं कि 100% रहा है। यानी कि आज दिन तक एक भी छात्र छात्राएं मेरे विषय में फेल नहीं हुए हैं और बहुत सी बार 2-3 बार कुछ छात्र छात्राओं ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप समझिएगा कि किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला अध्याय है हमारा स्वर्णिम भारत, यानी कि प्रारंभ से 2206 ईस्वी तक। यानी कि पहला जो सामाजिक विज्ञान में जो आपका फर्स्ट जो यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट, यानी कि आपके कुछ प्रारंभिक जो पाठ है वो आपके इतिहास से संबंधित है। तो हम आज इस अध्याय में इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि भारत प्राचीन काल में कैसा था, कौन कौन से राजा आए, किन्होंने किस तरह शासन किया और किस तरह उनका साम्राज्य रहा, कौन किसने किस तरह से शासन किया, कौन कौन सी शासन व्यवस्था थी, किस तरह से भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आप पढ़ते जाना और मैं आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू। भारत इतिहास में और संस्कृति में प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है, जिस कारण भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने की चिड़िया का कारण ये था कि भारत में प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा मसाले का उत्पादन होता था, तो मसाले यूरोपीय देशों में जाते थे और उसके बदले यूरोपीय देश भारत को सोने के रूप में मुद्रा देते थे। तो भारत के पास बहुत ही मुद्रा थी, जिसका प्रमाण आप अभी भी देख सकते हो कि भारत के मंदिरों में अभी भी अथाह रूप से सोने की मुद्राएं यानी कलश निकलते हैं। साथ में ही भारत ने हमेशा पूरे विश्व को क्या माना, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। इसी तरह भारत ने क्या नारा दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी के कल्याण व स्वास्थ्य की कामना की है। ये आपको परिचय है इस पाठ का, यानी कि भारत प्राचीन काल से ही ये क्या रहा है, यानी कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और पूरे विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य व कल्याण की कामना करता है। यानी कि इस अध्याय का जो परिचय आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह उत्खनन, यानी कि उत्खनन का मतलब होता है कोई चीज खोद के निकालना, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। जैसे समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। जैसे समुद्र पार भारतीय प्रदेश, जैसे अभी भारत में वर्तमान में भूगोल की दृष्टि से देखें तो 2 द्वीप समूह हैं, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो उस प्राचीन काल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो समुद्र के पार था, तो उसको क्या कहा जाता था, उसको द्वीपांतर कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में जो जिस तरह से भारत का अलग नाम था, तो उस समय अलग अलग देशों के अलग अलग नाम थे। तो उस समय भी भारत के लोग किसी न किसी के माध्यम से या बंदरगाह के माध्यम से, नाविक के माध्यम से अलग अलग देशों में पहुंचे और वहां भी अपने साम्राज्य स्थापित किया। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के निवासियों को अपने धर्म और संस्कृति से परिचय कराया। तो अब हम शुरू करते हैं कि भारत में सभ्यताओं का विकास किस तरह से हुआ।
पहले मैं आपको एक बता देता हूँ किस तरह से, यानी कि अभी तक सबसे पहले पता लगता है कि भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता जो अभी तक खोज पाए हैं वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आया वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद में आया महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद में आया मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में फिर इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे, यानी कि अपन देखेंगे कि किस तरह से भारत की जो वर्तमान है परिवेश वो किस तरह से स्थापित हुआ। देखते हैं, आप देखोगे तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता, संस्कृति का काल भी भारत में स्वर्णिम काल रहा। जैसे वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है, उसी तरह सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को स्थापत्य की दृष्टि से स्रोत माना जाता है। रामायण महाभारत को भारत का एक आदर्श और नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध है। और हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक व संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है। देखो, दो चीजें आएगी आपके, एक आएगी राजतंत्र, एक आएगा गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जब राजा वंशानुगत होता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो कहलाता है राजतंत्र। और गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब उसमें राजा वही बनेगा जो ये योग्य है, यानी कि जिसमें चातुर्य है, जो योग्य है, जो बलवान है, वही उसमें शासक बनेगा, यानी कि योगी शासक, न कि राजा का बेटा राजा। उसको बोलते हैं गणतंत्र, यानी कि निर्वाचित शासक जिसको चुना जाता है वो होती है गणतंत्र। ठीक है, तो प्राचीन काल में भारत में गणतंत्र भी था और राजतंत्र भी था। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम परिचय पढ़ रहे हैं किस तरह से। इसी तरह से उत्तर वैदिक काल में विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा था। यानी कि मैंने आपको बताया कि पहला काल कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक सभ्यता और पूर्व वैदिक सभ्यता। तो भारत में सर्वप्रथम लोहे का उपयोग कब हुआ, तो ध्यान रखना, भारत में सर्वप्रथम लोहे का उपयोग हुआ उत्तर वैदिक काल में। जब उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक उपयोग होने लगा तो लोगों के जीवन में बड़ा ही परिवर्तन आया। इसने क्या किया, लोहे ने कि समाज में एक स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति को सुदृढ़ किया। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से धीरे धीरे हुआ तो ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक, यानी कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 21 शताब्दी चल रही है अपने। ठीक है, तो इससे पहले, यानी कि इससे पहले देखते हैं अपन, जैसे इधर उल्टी चलेगी, 20 आई पे 19 आई पे 18 आई पे इस तरह से आती है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 2100 ये तो हो गए, और 600 वर्ष ये हो गए, यानी कि 2100 और 600 वर्ष कितने हुए, 2700 वर्ष, यानी कि 2700 वर्ष पूर्व। आज देखें तो 2700 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों का विकास होने लगा। ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद में क्या आया, जनपद काल। समझ रहे हो ना आप, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल। तो महाजनपद काल पढ़ते हैं कि महाजनपद कौन कौन से थे। महाजनपदों के बाद में ही अपने मौर्य साम्राज्य आता है। तो देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत, उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का अभाव था, यानी कि 6वीं शताब्दी से पूर्व पूरे भारत में एक शासन तंत्र का अभाव था, यानी कि पूरा भारत अनेक राज्यों में विभक्त था, यानी कि एक शक्ति का अभाव था कि पूरा भारत एक राजा के अधीन हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो महाजनपद काल कब से कब तक माना जाता है, आपके माना जाता है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है 2020 ईस्वी। क्या चल रहा है, 2020 ईस्वी, न कि ईसा पूर्व। ईसा पूर्व अलग है और ईसा पूर्व अलग है। जैसे अपने 0 से ईस्वी चालू हुई, ठीक है, 0 से ईस्वी, तो ईस्वी चालू हुई ना, तो अभी तक 0 से 2020 ईस्वी चल रही है, यानी कि 2020 साल तो ये हो गए। ठीक है,
अब 2020 साल ये हो गए। अब इसके 0 के पहले जो चलता था उसको बोलते थे ईसा पूर्व, यानी कि 0 से 325 वर्ष पूर्व, यानी 600 वर्ष पूर्व। जैसे 600 वर्ष पूर्व यानी 0 से 600 वर्ष पूर्व। तो अब 0 से आगे अपना आ गए तो 2000 वर्ष तो ये हो गए और 600 वर्ष ये हो गए, तो टोटल कितने हुए? 2600 वर्ष पूरे, यानी कि 2600 वर्ष पहले महाजनपद काल आया था। अपने इस तरह से समझ सकते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिनको महाजनपद की संख्या दी गई। महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? तो ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का उल्लेख है। तो आपको ध्यान रखना है कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? तो ध्यान रखना है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ था। आपको इन 16 महाजनपदों में से राजधानी में ध्यान रखनी है कौन कौन सी राजधानियां हैं। इसमें से अगर आप एक चीज और ध्यान रखना कि भारत में ये जो अस्मक था, अस्मक जनपद दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद था। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र जनपद कौन सा था? अस्मक जनपद। जैसे मैं आपको बता देता हूं भारत के नक्शे पर किस तरह से आपको याद करना है, मैं बताऊंगा आपको। नक्शा निकालता हूं मैं अभी। ये नक्शा देखिए, ये कंबोज जनपद है यहाँ पर भारत के बाहर। गांधार जनपद यहाँ पर है। गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला है। कंबोज जनपद की राजधानी राजौर या द्वारका है। कुरु जनपद यहाँ है। यहाँ मत्स्य जनपद है। यहाँ मथुरा जनपद है। यहाँ अवंती जनपद है। यहाँ ये अस्मक जनपद, मैंने बताया ना अस्मक एकमात्र जनपद है जो दक्षिण भारत में है। इस तरह से पूरे जनपद है 16 महाजनपद, ये भारत के नक्शे पे दिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इनको याद अच्छे से करना है। ठीक, तो जैसे काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी थी। कुरु जनपद की कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। अंकी कौन सी थी? चंपा थी। इस तरह से आपको इनको याद रखना है। चेदी की कौन सी थी? शक्तिमती थी। जैसे कौशल की 2 राजधानियां थी। पांचाल की भी 2 राजधानियां थी। असक की भी 2, इसकी अवंती की भी 2 राजधानियां थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इन 16 महाजनपदों में से कुछ जनपद तो राजतंत्र थे, कुछ जनपद गणतंत्र थे। मैंने आपको बताया था राजतंत्र क्या होता है, गणतंत्र तो कौन सा होता है। तो राजतंत्र कौन कौन से थे? यानी कि भारत में राजतंत्र वाले जनपद कौन कौन से थे? कौशल था। कौशल की राजधानी क्या थी? आपको पता होगा अयोध्या। वत्स था, अवंती था, मगध था। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था। इसी तरह कुछ गणतंत्र थे, जैसे कपिल वस्तु के साक्य थे, सुषमा गिरी के भाग थे, अलकप के बुली थे, कोसपुत के कालाम थे, रामग्राम के कोलिये थे, कुशीनारा के मल थे, पावा के मल थे, पीपलीवन के मौर्य थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विधेय थे। ये सब क्या थे? ये गणतंत्र थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उसकी ये जो गणपद ये थे जनपद यानी कि महाजनपद, उनमें से राजस्थान में भी कुछ जनपद थे। अब राजस्थान में जनपदों का विकास किस तरह से हुआ? प्राचीन राजस्थान में यूनान शासकों का आक्रमण हुआ, तो आक्रमण के कारण पंजाब की कुछ जातियां जैसे मालव, सीवी, अर्जुनाएं राजस्थान में आकर बस गई। इन जनजातियों ने ही यानी कि इन जातियों ने ही पंजाब की इन जातियों ने ही राजस्थान में निवास करने लगे और इन्हीं के कारण राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। अब राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से जैसे जांगल जनपद वर्तमान में कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर और जोधपुर इस जांगल जनपद के अंतर्गत आते थे। ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि जांगल देश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो बीकानेर और जोधपुर इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? अहिचित्रपुर थी, यानी कि अहिचित्रपुर वर्तमान इसका नाम क्या है? नागौर। यानी कि राजस्थान के कौन से जिले को अहिचित्रपुर कहा जाता है? तो ध्यान रखना नागौर था। यानी कि जांगल की राजधानी कौन सी थी? अहिचित्रपुर। जब ये बीकानेर के शासक जब जांगल क्षेत्र कहलाता था, तो यहाँ की बीकानेर का जो शासक था वो स्वयं को जांगल देश का स्वामी होने के कारण जांगलदर बादशाह भी कहते थे। यानी कि राजस्थान का कौन सा शासक था जो स्वयं को जांगलदर बादशाह कहता था?
और साथ में कौन से राज्य के राज चिन्ह में जे जांगल भाषा लिखा मिलता है? तो ध्यान रखना, बीकानेर के राजा के राज चिन्ह में जे जांगल भाषा लिखा मिलता है। तो नंबर 1 तो जांगल हो गया। दूसरा जनपद था मत्स्य। मत्स्य जनपद वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र कहां था? जयपुर के आसपास। तो इसका क्षेत्र कहां से कहां तक था? इसका क्षेत्र था अपना सरस्वती नदी से लेकर चंबल नदी तक था। इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर। क्या थी? जिसको वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। जयपुर में ही आता है बेराट। बेराट की पहाड़ियां कहाँ हैं? जयपुर में है। तो बेराट का प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर। आपको पता होगा कि पांडवों को जब अज्ञातवास मिला था तब वह विराट नगर में यानी कि विराट में ही आए थे, यानी कि राजा विराट के यहाँ ही निवास किया था पांडवों ने। तो कहाँ आए थे? वो जयपुर के आसपास। यानी मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर। ठीक है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया, और मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और बाद में किसका? मगध साम्राज्य का अंग बन गया। मत्स्य बाद में किसमें मिल गया? मगध साम्राज्य में मिल गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सूरसेन। सूरसेन जनपद मुख्य रूप से राजस्थान में नहीं था। इसमें राजस्थान के कुछ जिले थे, यानी कि यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में था, लेकिन इसमें राजस्थान के कुछ जिले थे। कौन कौन से जिले थे? भरतपुर, धौलपुर और करौली इस जनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में था ये सूरसेन, तो इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। तो सूरसेन में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछिए कि वासुदेव के पुत्र श्री भगवान श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था? किस जनपद से था? सूरसेन जनपद से इसका संबंध था। अगला है सीवी जनपद। सीवी जनपद यानी कि शिवपुरी की बाद में इसकी राजधानी शिवपुरी, बाद में इसका जो राजधानी थी वो चेंज हो गई थी। तो सीवी जनपद की जो राजधानी शिवपुरी, बाद में इस शिव जनपद का जो वर्तमान जो पहचान होती है कहाँ पर है? शिवपुर वर्तमान में पाकिस्तान के सोरकट के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। लेकिन वर्तमान पूछिए कि शिव जनपद कौन से जिले के पास थे? चित्तौड़गढ़ के आसपास स्थित नगरी जनपद को शिव जनपद की राजधानी माना गया है। यानी कि नगरी को, यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि नगरी किसका प्राचीन नाम था, तो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम क्या था? नगरी था। आप ध्यान रखना, नगरी किसका नाम था? चित्तौड़गढ़ का। साथ में शिव जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो नगरी भी कह सकते हैं। प्रारंभ में कौन सी थी? शिवपुर थी। ठीक है। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के 5 गुहा लेखों से प्राप्त हुए, जिनसे शिव जनपद के पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से गणतंत्र था, लेकिन गणतंत्र होने के बावजूद भी अनेक जनपदों में जो सत्ता थी वो कुलीन परिवार के हाथों में ही थी। कुलीन परिवार का मतलब होता है संभ्रांत बहुत अमीर अमीर व्यक्तियों के परिवार में। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संतागार ध्यान रखना, संतागार क्या था? यानी कि संतागार एक आप मान सकते हो, एक मंत्री परिषद मान सकते हो, या आप एक सभा मान सकते हो जो एक शासन की व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य इस संस्थागार के सदस्य थे जो अपने विषयों पर, अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इन सदस्यों को कहा जाता था अनुयो विरोध। यानी कि संस्थागार क्या है और अनुयो विरोध क्या है, इस पर करते थे। मतदान होता था। मतदान भी बहुरंगी सलाहों में काम ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। ठीक है, जनपद की सबसे बड़ी संस्था कौन थी? संस्थागार सबसे बड़ी संस्था थी। यानी कि राज्य के जो जितने भी आधारभूत नियमों का जो निर्धारण होता था इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होती थी, लेकिन बाद में आपसी फूट, आपसी गुटबाजी के कारण इन राजतंत्र गणतंत्र यानी कि इन महाजनपदों का विनाश हो गया और बाद में एक नए वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश किस तरह से आया? मौर्य वंश के कौन कौन से शासक थे?
ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये एक सामान्य परिचय था, यानी किस तरह से एक भारत में और राजस्थान में जनपद थे, महाजनपद थे। तो आज कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछता हूँ, यानी कि इस जो आज मैंने आपको पढ़ाया उससे संबंधित मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो आपको कितना याद है। नंबर 1 पूछता हूँ आपसे कि दीपांतर किसे कहा जाता है। नंबर 1 क्वेश्चन नोट कीजिए कि दीपांतर क्या है, यानी कि दीपांतर किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कितने महाजनपद थे। भारत में कितने महान जनपद थे। तीसरा क्वेश्चन, भारत के महाजनपदों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के महाजनपदों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है, इसका भी बताइए। और अगला क्वेश्चन है आपका लिखिए, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपके कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। कौन सा जनपद दक्षिण भारत में स्थित था, इसका आंसर आप बताइए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, नोट कीजिए। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी दे सकते हैं, या जो छात्र हैं वो भी इसके आंसर दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या है। इसी तरह आप राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे, कौन कौन से जनपदों का विकास हुआ, कौन से राज्य के शासक स्वयं को जांगल दल बादशाह कहते थे, इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी दूंगा, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला अध्याय अच्छा लगा होगा। अब दूसरे वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य और आगे आने वाले साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।